मेरी बेटी जो सिविल अधिकारी बनने के चांस हैं, अच्छा। और अधिकारी बनना ही है उसने। मेरी बेटी है भी वो अधिकारी के लायक। बेटा है, बेटा थोड़ा सा डाउन है, मतलब उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर मैं चाहता था। तो बाकी वो भी ठीक है। कोई आर्मी में जज्बा है उसका। अभी 21 किलोमीटर की रनिंग करता सुबह। यहाँ पे आपने बिल्कुल साबित कर दिया, लड़कियाँ पापा की परी ही होती हैं। जी 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 बड़े खुले दिल से आपने बोल दिया बेटी तो मेरी आईएएस बनेगी, पर बेटा थोड़ा सा डाउन है। जी जी, वो सच है। यहाँ से जो कोई मतलब विधायक बनेगा तो पहले प्रसाद चढ़ाएगा अड़ीमल पे, और जी जो कोई मतलब एमपी बनेगा तो अड़ीमल पे प्रसाद चढ़ाएगा। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें देश की नई पीढ़ी ने पहली बार मॉक ड्रिल और युद्ध सायरन के बारे में सुना। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने भारत की ओर कम से कम 400 से ज्यादा ड्रोन एक साथ भारत की ओर निशाने साधे। सभी ड्रोनों को हमारी भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया और दुनिया में भारतीय सेना की शक्ति ने सभी को देखा। देश में सैनिक के लिए एक अलग ही जुनून रहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आपको याद होगा, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए थे, और देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ इस सेवा में शामिल होने के लिए पहुंच गई थी। आखिर कहां से आता है ये देशभक्ति का जुनून, यही जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के मुराहट गांव में। बता दें, इस गांव के लोग आर्मी की फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ हर घर में एक जवान या तो सेना में रह चुका है या प्रेजेंट टाइम में अपनी सेवाएं दे रहा है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश में हूँ आपके साथ मेघा शंकर। आप जानते हैं, हमारे देश की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, और सबसे ज्यादा सेना में जाने का जुनून यूपी और बिहार के लोगों में ही देखने को मिलता है। गांव के बच्चे 11 साल की उम्र के बाद से ही सेना के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। भारतीय सेना में यूपी और बिहार की हिस्सेदारी करीब 24% है। इन राज्यों से बड़ी संख्या में युवा आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी फुल टाइम सेवा देना चाहते हैं। साल 2022 में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जवान है। कहा जाता है कि यहाँ से करीब 2,18,512 जवान सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर आता है बिहार, राजस्थान, पंजाब, और जो गढ़ कहा जाता है वो है राजस्थान। तापमान की अगर मैं बात कर लूँ तो इस समय तापमान 36 डिग्री ऊपर हो रहा है, और मुराहट गाँव के अंदर गर्मी का एक बेहिसाब रिकॉर्ड टूटता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। और अब तक तो आपने मुराहट के बारे में जान ही लिया है कि मुराहट क्यों फेमस है। मुराहट दो चीज़ों से फेमस मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो देश प्रेम से और एक धार्मिक प्रेम से। और इस धार्मिक प्रेम के बीच में लगातार कई यूपी पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, सीआईएसएफ से, बीएसएफ के जवान भंडारे में अपना हाथ बटा रहे हैं, लोगों का कीर्तन कर रहे हैं, लोगों की देखरेख कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और इसी सेवा के बीच में मुझे एक सर दिखते हैं जिनका नाम है उपेंद्र जी, और उनका अगर मैं पूरा नाम अगर ले दूं तो आपको सूबेदार मेजर उपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सर से जानेंगे कि इस गांव के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ का युवा है और जो पहले की भी जो पीढ़ी है वो देश सेवा में अपना प्यार देना चाहती है। सर, पहली बात तो थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया इतना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने गांव के बारे में बताइए कि यहाँ का युवा देश सेवा की उसके अंदर से कहाँ से इतनी देश प्रेम जगता है। मेरा नाम सूबेदार मेजर उपेंद्र सिंह है। मैं अभी आर्मी सर्विस में ही हूँ, और मेरे गांव में हमारा पूरा गांव गुजर बिरादरी का गांव है। अड़ीमल दादा की हमारे यहाँ पहले से परंपरा चली आई है। हमारे गांव में 167 आर्मड फोर्स में आदमी काम करते हैं, यूपी पुलिस और ये सशस्त्र सेना बल के, मतलब इसके अलावा हैं 167 पर्सन्स जो हैं वो आर्मड फोर्स में आज की डेट में कार्यरत हैं। अड़ीमल दादा का हमारे गांव के लिए इतना अच्छा सहयोग रहा है
जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हमारे गांव में कोई भी आपत्ति आती थी तो अड़ीमल दादा हमारे लिए एक घोड़े पर सवार होकर और मतलब बिल्कुल भलीभूत दिखाई देते थे और वो हमारे गांव की मदद करते थे। जैसा कि मेरे पापा भी पहले आर्मी में थे और मैं भी आर्मी में लगा और हमारे बच्चे भी नौजवान और चुस्त दुरुस्त रहते हैं, कार्य करते हैं, खान पीन अच्छा है, तंदुरुस्त रहते हैं और एक जज्बा भी है देशभक्ति का। आज तक हमारे गांव के जितने भी पर्सन्स आर्मी में सर्विस किया, कोई भी हमारी फील्ड कैजुअलिटी नहीं हुई है। कोई हमारे गांव के हाथ से ऐसा नहीं हुआ कि जो आर्मी में सभी लड़ाई में रहे हैं, फील्ड एरिया में सर्विस की हैं, तो ऐसा कोई भी सदस्य नहीं रहा जो हमारा किसी फील्ड एरिया में या कोई ऐसा असहनीय मौत हुई हो। हमारे गांव में असहनीय मौतें बहुत कम हुई हैं। कुछ लगभग 2 साल पहले 1-2 एक्सीडेंट हुए, उसके लिए हमारे बहुत ही अच्छे गांव के सदस्य आर्मी से रिटायर्ड अर्जुन सिंह समाज सेवी हैं, उन्होंने महामृत्यु मंत्र का जाप कराया हमारे गांव में और हमारे गांव में शांति बनी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ये हमारे गांव की एक पहचान है। और अभी जो भी हमारे गांव के फोर्सेस में है, तकरीबन 102-3 आदमी हमारे फील्ड जम्मू कश्मीर, नागालैंड या आसाम में कार्यरत हैं और सभी अपनी शांतिपूर्वक नौकरी कर रहे हैं। किसी के साथ कोई हादसा नहीं है। मेरा 28 साल सर्विस हो गया है। मैं सूबेदार मेजर के पद पर हैदराबाद में कार्यरत हूँ और हमारे गांव के जो मेरे साथी थे वो 4-5 रिटायरमेंट आए हैं, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट चंद्रभान सिंह हैं, हवलदार बाबू सिंह हैं, ये मेरे सम साथी थे। उसके बाद जो मेरे जूनियर रहे वो भी रिटायरमेंट, प्रीमेचर रिटायरमेंट लेकर आ गए हैं और शांति से अपने रीसर्विस कर रहे हैं या गांव में अपने अच्छे माहौल के साथ जी रहे हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे मेरे से जो गांव के बारे में पूछा। मुराहट गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। 7,000 की आबादी वाले इस गांव ने अब तक करीब 1500 से ज्यादा सैनिक और मिलिट्री ऑफिसर दिए हैं। अभी गांव में प्रेजेंट टाइम में करीब 300 से ज्यादा लोग सेना में अपनी ड्यूटी दे रही है। लगभग 30 से तो ज्यादा फौजी रिटायर्ड हैं। गांव के 42 लोग लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक, 35 आर्मी में कर्नल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस एंड पीएसी की अगर मैं बात जोड़ दूं तो ये आंकड़ा 300 से भी ज्यादा के पार चला जाएगा। नूरपुर अमराहा रोड पर बसे गांव मुराहट निवासी स्वर्गीय अजब सिंह 1971 में सेना में भर्ती हुए थे। ये वही पहले शख्स हैं जिन्होंने गांव में सबसे पहली बार फौज में जाने की ठानी थी। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि 1972 की पाकिस्तान से लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया। सेवा में रहते हुए 1985 में बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि पिता के बाद की विरासत बच्चे चलाते हैं और इसी नाम को लेकर उनके बच्चे उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बेटे सूबेदार मेजर उपेंद्र सिंह जो हैदराबाद में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। मुराहट गांव जो हम आप तक स्टोरी लेकर आ रहे हैं वो स्टोरी ये है कि मुराहट गांव एक पहचान बन चुकी है देश की, जहां देश के लिए और देश के लिए जीने मरने की कस्में इस गांव से खाई जाती हैं। इस स्थल की महिमा मैं जो सुबह से देख रही हूँ वो सच में अविश्वसनीय है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कुछ लोग और उनसे हम जानेंगे इस स्थल के बारे में। जी, अडीमल दादाजी जो है आपके, अड़ीमल दादाजी ये तो बहुत पुराने हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे बुजुर्गों को बताते रहे हैं कि इनकी महिमा बहुत दूर दूर है। पर मतलब ये समझो कि प्रदेशों के वो आदमी भी यहाँ आकर और माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भंडारे छोटे मोटे तो पूरे साल चलते रहते हैं। यूँ तो मतलब एक साल भर में 1-2 को लगता है। और जी इनकी जो है मतलब मान्यता तो सही बहुत बढ़िया है। मनोकामना जो अपने मन में सोच लो वो पूर्ण होगी जरूर। देवता के स्थान पे हैं, इन्होंने किले रोक कर मतलब साबित कर दिया गांव को।
यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो यहाँ पे जो भी सर्विस में है, किसी भी डिपार्टमेंट में वो सर्विस में है, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि अगर हम लगे हैं तो वो अडिवल दादाजी की बदौलत लगे हैं, उनकी श्रद्धा से हमने उनकी श्रद्धा रखी और उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी करी है। तो जो ये भव्य जागरण है, ये भव्य जागरण किस उपलक्ष्य में किया जाता है? भव्य जागरण जो ही मतलब साल भर में इनका हर एक बार करते हैं। वैसे पूरे साल मतलब भंडारे होते रहते हैं। बहुत दूर दूर के आके भंडारे कर रहे हैं यहाँ, और बाहर के भी करते हैं भंडारे। और यहाँ रामायण उमायण तो चलती रहे हैं। नहीं, जैसे जिस तरह से भव्य पूरा जागरण होता है, एक दिन पहले जागरण होता है, फिर भंडारा होता है, तो किस उपलक्ष्य में किया जाता है? वो देवता के, इनके देवता के नाम से ही। तो हर साल इसी दिन पे होता है? हाँ, ये जेठ की जो मावस होती है, उसकी जो जेठ की मावस के बाद में दोय जाती है, उस पर भंडारा होता है। ये हमारे दोय का भंडारा क्या है यहाँ, मतलब पहले ये वैसे ही पूजा पाठ ही हो गई, अब से 30 साल पहले। तो जहाँ वैसे 5 पेड़ यहाँ पीपल के थे, उससे ही देवता की पहचान थी। और अब जब जागरूकता, जैसे पब्लिक में जागरूकता हुई, तो इनका जो मतलब ज़्यादा वो हुआ उत्थान, तो अब भंडारे शुरू हो गए। वैसे सावन का महीना एक ऐसा आता है 30 दिन का, उसमें प्रसाद नहीं चढ़ता यहाँ, यानी तो 12 महीना प्रसाद चढ़ता है। और मतलब जो भी है, हमारा तो जो भैंस भी ब्यावेगी तो पहले यहाँ की पूजा होगी देवता की। पहला जो खीस है वो हम पहले यहाँ चढ़ाते हैं। कोई भी काम करें हम, वैसा तो पहले यहाँ अड़ीमल पर आएंगे, यहाँ माथा टेक कर जब अपना आगे और कोई काम बढ़े। इस स्थल की महिमा इतनी है कि यहाँ पे जितने भी युवा जो पहले भी लग चुके हैं और जो अब नए लग रहे हैं सर्विस में, वो कहीं भी हो, देश में किसी भी कोने में सर्विस कर रहे हो, वो आज के दिन अपनी सर्विस से छुट्टी लेके अडिवल दादा के चरणों में अपनी श्रद्धा रखने ज़रूर आते हैं। ये आप मंदिर देख सकते हैं, ये अडिवल दादा जी का मंदिर है और हमारे भारत के अंदर पेड़ों को अद्वितीय रूप से पूजा गया है। जो सामने हमारे जो पेड़ है वट का, इस वट को अडिवल दादा के रूप में ही माना जाता है। हाँ, देवता के रूप में, देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। और ये बहुत ही ह्यूज पेड़ है, आपको बहुत कम ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे। ये लगभग बहुत पुराना होगा, ये 1700, ये समझो 1675 का, 1675 में हमारा 1675 में हमारे गांव का जो है मतलब यहाँ बसाया है कि जब ही से देवता को मानते हैं, जब ही से 1675 में। 1675 तो देखा जाए तो औरंगजेब के शासन न जाने इस पेड़ ने कितनी कहानियाँ, कितना इतिहास देखा हुआ होगा। जब भक्ति की बात आती है तो देश में सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। भारत में ग्रामीण इलाकों में देवताओं की पूजा की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो स्थानीय समुदायों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गांव के लोग अडिवल देवता की पूजा करते हैं। उनका यकीन है, उनका विश्वास है कि देवता उनकी रक्षा करते हैं। विशेष रूप से ये विश्वास है कि देवता की कृपा से गांव के लोग सेना में सेवा करते हुए भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करते। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग मानते हैं कि देवता उनकी देखभाल करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। गांव में सभी का मानना है कि ऐसे देवता का गांव की प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी का पूरा वो ख्याल रखते हैं। अरे यो जिंदगी धोखा दे जाएगी, यो जिंदगी धोखा दे जाएगी, रखो अड़ी बाबा को। यो जिंदगी धोखा दे जाएगी, रखो अड़ी बाबा को। अरे रखो अड़ी बाबा को। गांव में हर कदम पर एक सैनिक मिल रहा है हमें और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर अपना नाम बताते हुए। पवन फौजी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुरहाट। मैं 17 साल 7 दिन सेना में सर्विस करके आया हूँ और देश के लगभग सभी हिस्सों में मैंने नौकरी की है। नौकरी करने के बाद में मैं अपने गांव में अभी प्रधान प्रतिनिधि का पद बाहर निभा रहा हूँ। और ये जो हमारे यहाँ अडिमल दादा हैं, इनकी जागती कला है। हमारे गांव से काफ़ी संख्या में सैनिक हैं जो देश की सेवा में अग्रसर हैं। कारगिल युद्ध में भी हमारे गांव के सैनिक रहे हैं और जो छोटी मोटी स्ट्राइक हुई हैं उनमें भी हमारे गांव के सैनिकों ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि पूर्व प्रधान बाबू सिंह फौजी मेरे पास में खड़े हुए हैं,
जो कारगिल वार के समय में द्रास सेक्टर में थे और इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है और कई जगह पे ये सेना मेडल से नवाजे गए हैं। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, क्योंकि इस मिट्टी पे जिस पे हम जीवन बसर कर रहे हैं, इस मिट्टी का हमारे सिर पे बहुत बड़ा योगदान और ये है आशीर्वाद। आज तक जब से हमने अपना होश संभाला या हमारे पूर्वजों ने, देवता जो हमारे अड़िमल दादाजी हैं, इनकी असीम कृपा रही है हमारे ऊपर। हमारे साथ में बॉर्डर एरिया में आज तक कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिससे हमें अपने जनजीवन का लॉस उठाना पड़ा हो। और यही मैं ऊपर वाले से और अड़िमल दादा से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आगे भी हम लोगों के जीवन को इसी तरीके से संवारते रहें और देश सेवा करने का हमें मौका देते रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी को मौका दें। अभी लगभग 37 लड़के मेरे यहाँ से ग्राम मुरहाट और यूसपा से यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड हुए हैं, जिनमें कुछ लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो गांव है उत्तर प्रदेश में लगभग सबसे ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर बना के हम लोग बॉर्डर पे और स्टेट की सेवा में भेजते हैं। और ये आशीर्वाद अड़िमल दादा का हमारे ऊपर है और ये बना रहे, बस यही आप लोगों से और दादा से उम्मीद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, कारगिल युद्ध के समय पे तो जो द्रास में आपने अपनी पोस्टिंग देखी, उस समय पे आपने क्या कुछ मंजर कारगिल का देखा? मेरा नाम एक्स हवलदार बाबू सिंह, मैं 26 राजपूत से पेंशन आया था और हम पहले 1996 में दराज में रहे, फिर उसी एरिया में थे हम। सियाचिन ग्लेशियर काटा था 97 में, तो हम उधर से आने वाले थे, लेकिन जब ये लड़ाई छिड़ गई थी तो वहाँ का मंजर क्या था, वहाँ का तो उसी आदमी को पता होता है जो वहाँ रहता है। यहाँ बखान करने से तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो हालात बड़े गंभीर थे। क्यों, एक तो वहाँ वर्ल्ड की जो है एशिया की नंबर 1 की सर्दी दराज में है, इतनी ग्लेशियर में भी नहीं है। -65 तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ उड़ता उड़ता पंछी गिर जाता है। एक आपको छोटी सी एक घटना बताता चलूँ, जब वहाँ से हम दराज से उतरे थे तो हमारा इंटरव्यू हुआ छुट्टी के लिए, हमारी पलटन वहाँ से जानी थी कानपुर। तो मैडम ऐसा हुआ, वहाँ इंटरव्यू जैसे हुआ तो सीओ साहब अंदर बैठे थे, सिगरी चल रही थी। सीओ साहब को आने में कुछ टाइम लग गया इंटरव्यू के लिए, तो खड़े थे 150-200 आदमी। तो उसमें से खड़े सावधान खड़े थे तो 200-300 आदमी ऐसे गिर गए उसमें ठंड में कि उनका हाल ख़राब हो गया। उसने इंटरव्यू नहीं लिया, बोला ऐसी छुट्टी बना दो इनकी। तो काफ़ी वहाँ का मंजर लड़ाई का तो बड़ा भयानक है। लड़ाई में तो बस वही बंदा जानता है जो वहाँ लड़ता है। काफ़ी गोलाबारी, नज़दीक आगे गोले फटे, लेकिन हमारे दादा अड़िमल का ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे गांव में आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई। मैं 1997 में सियाचिन ग्लेशियर काटा था, जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, कभी प्लस में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही पड़ती है, कभी बारिश नहीं पड़ती है। उसके बाद मैं 3 साल नागालैंड में रहा और मैं 2.5 साल एनसीसी में रहा, गर्ल्स एनसीसी हैदराबाद। बाकी हमारे गांव में अभी तक हमारी याद में हमारे दादा अड़िमल का इतना सहयोग है कि आज तक कोई ऐसी घटना नहीं। जैसे हमारे गांव नंबर लगभग पूरे में तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन हमारे कई ज़िलों में हमारे गांव का नंबर 1 पे है, जो आर्मी में बंदे हैं या पुलिस में है या पीएससी में। तो काफ़ी हमारा नाम आता है इस बात में कि मुरहाट गांव को दूर दूर तक जानते भी हैं। इससे और ज़्यादा जानने लगे कि आर्मी के भी दूर दूर तक के बंदे मिलते हैं। तो अभी तक हमारी कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जिससे कि हमें भगवान वो होता। सब बच्चे हमारे बढ़िया हैं एकदम। और 94 में एक बंदा मुझसे पहले अभी ऑलरेडी कैप्टन से पेंशन आए हैं, चंद्रभान सिंह, वो उनके बाद मैं लगा था 94 में। तो उसके बाद शायद हमारा फतेहगढ़ सेंटर राजपूत है, तो वो कभी खाली नहीं रहा, वहाँ 2-4 बंदे हमारी ट्रेनिंग करते ही रहते हैं। हाँ, बाकी फौज की नौकरी है, अच्छी चीज़ है। अभी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 4 साल का जो प्रोजेक्ट करा है, ये थोड़ा सा सरकार ने, क्योंकि उस आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे जिस दिलचस्पी से पहले बंदा काम करता था, इसमें नहीं कर पाएगा। बाकी सरकार ने सब बढ़िया काम करें, अच्छे काम करें, क्योंकि हमने ग्राउंड पे हालात देखे हैं। 9 साल की नौकरी जम्मू कश्मीर की है, मैं 3 साल उसमें रहा हूँ पुलवामा ज़िले में। ये शोपियन तहसील है, जहाँ वहाँ गढ़ है उग्रवादियों, और 150 उग्रवादी एट ए टाइम वहाँ रहते थे। रिटायर्ड फौजियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि सभी बच्चे गांव में ही फिजिकल और रिटन की तैयारी करते हैं। जो गांव में खेती है उसी में फिजिकल की तैयारी होती है, और रिटायर्ड फौजी यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर्स बच्चों को गाइड करते हैं।
जब मैंने गांव के जिस भी व्यक्ति से बात की, उसके मुंह पर एक ही बात थी कि फ़ौज में जाना है या फौज में वो जाना चाहते हैं। ये खूबसूरत है देखना कि देशभक्ति लोगों में अपने आप आती है, ना कि किसी को सिखानी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का सैन्य बल लगातार इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और न्यू जनरेशन के दिल में देशभक्ति इसी तरह बनी रहेगी। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीं को एक साथ रोज़ आसमां बनाएंगे। मैं मेघा मिलूंगी फिर उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे गांव के कोने से, जहां हम फिर देश की नई विरासत देखेंगे और आपको दिखाएंगे। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। और आखिर एक बात और, बिना भेदभाव के देश की एकता और सलामत रखें। जय हिंद, जय भारत। देश के सैनिकों की